कहानी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री पर। और केमिस्ट्री पे जाने से पहले हम एक छोटा सा रिवीजन लेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो जो शुरू होता है हमारा साइंस के इंट्रोडक्शन से। साइंस के बारे में हमने क्या जाना था? द स्टडी ऑफ नेचर। शॉर्ट में लिखूंगा मैं यहाँ पे, द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। ठीक है। अब साइंस में जब हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो नेचर बहुत बड़ी चीज है। नेचर जो है वो बहुत बड़ी चीज है। तो इतनी बड़ी चीज को हम एक बार में नहीं पढ़ सकते थे। क्या बोला है? एक बार में इतनी बड़ी चीज को नहीं पढ़ सकते थे। अच्छा, ये भी समझो क्यों नहीं पढ़ सकते थे। क्योंकि ये जो एक सिंगल चीज है ना नेचर, अगर हम नेचर को एक चीज माने तो ये एक सिंगल चीज बहुत तरह के मिक्सचर से बनी हुई है, बहुत सारी चीजों के मिक्सअप से बनी है। मतलब इस एक चीज के अंदर कई अलग अलग तरह की चीजें अवेलेबल थी नेचर में। तो इस तरह नेचर को एक सिंगल यूनिट मान के पढ़ना बहुत ना कंफ्यूजिंग था। गलत तो नहीं था, नुकसानदायक भी नहीं था, कंफ्यूजिंग था, बहुत मुश्किल आती थी इस तरह पढ़ने में। तो हमने क्या किया, हम हर ऐसी जगह पर जहां पर एक सिंगल यूनिट की तरह पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दें तो वो चीज सिंपल हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। पहले इस शब्द को समझ लो, क्योंकि ये शब्द आज से तुम्हारी जिंदगी में बार बार आएगा, 9, 10, 11, 12 चलता रहेगा। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन उस बड़े ग्रुप की सारी चीजें सेम नहीं है। क्लियर? उस बड़े ग्रुप में जितनी भी चीजें हैं वो सेम नहीं है। कुछ ए टाइप की है, कुछ बी टाइप की है, कुछ सी टाइप की है, कुछ डी टाइप की है। तो इनको अपने अपने टाइप में अगर रखा जाए और अलग अलग पढ़ा जाए तो ज्यादा सिंपल है। सबको एक साथ पढ़ना मुश्किल है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं और वहां से तुम क्लासिफिकेशन शब्द को बहुत क्लियरली समझ भी पाओगे। इमेजिन करो तुम अपने स्कूल की असेंबली ग्राउंड में खड़े हुए हो। स्कूल का असेंबली ग्राउंड, वहां पर क्या देखते हो तुम? वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कौन है? वो तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना? जब स्कूल के सारे बच्चे असेंबली ग्राउंड में होते हैं तो वहां पर वो सारे के सारे कौन है? स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तब उनकी सबकी एक सिंगल पहचान है कि वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। मतलब वो सब नेचर जैसा पार्ट हो गए। लेकिन क्या असेंबली ग्राउंड में कोई भी टीचर क्लास ले सकता है सारे बच्चों की असेंबली ग्राउंड में? जब वो प्रेयर के लिए जो बच्चे आए हुए हैं, क्या उनकी क्लास ली जा सकती है? नहीं ली जा सकती। क्यों नहीं ली जा सकती? क्योंकि अलग अलग क्लासेस के बच्चे बैठे हैं वहां। ठीक है ना? तो कौन सी बुक खोल के, कौन सी क्लास की किताब खोल के उनको पढ़ाना शुरू कर दोगे? मुश्किल हो जाएगी। आ रही है ये बात समझ में? तो असेंबली ग्राउंड में जो सारे स्टूडेंट खड़े हैं वो एक स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं और वही हम यहाँ पे नेचर मान सकते हैं ऐसे। लेकिन इस तरह उन सारे स्टूडेंट्स को एक मान के हर जगह अप्लाई करना, हर जगह स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को असेंबली के बाद कहां भेज देते हैं? उनकी क्लासेस में। देखो शब्द कितना शानदार चुना है यहाँ पे हमने। कहां भेजते हैं? क्लासेस में। और अपनी अपनी क्लास में भेज देने की प्रोसेस का ही नाम क्या है? क्लासिफिकेशन। आया समझ में? जो जिस ग्रुप को या जिस क्लास को बिलोंग करता है उसको उस क्लास में रख के ही पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए। स्कूल के केस में पढ़ाया जाए, अभी अपन पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो जो चीज जिस ग्रुप से बिलोंग करती है उसको उसी ग्रुप में रख के फिर अलग से स्टडी किया जाए, स्पेसिफिकली स्टडी किया जाए, तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। उसी तरह नेचर में बहुत तरह की चीजें थी, तरह तरह की। अब उन तरह तरह की चीजों को इकट्ठा एक साथ मिला देते और फिर पढ़ते, मतलब नेचर को एक सिंगल यूनिट मान के पढ़ते तो बहुत कंफ्यूजन आते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हमने नेचर को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया। अब ये भी नहीं करना लेकिन कि बहुत सारे ग्रुप्स बन जाए। हाँ, कुछ पूछ रहे हो? नेचर को यूनिट नहीं बेटा, वही कंफ्यूज मत होना। यूनिट का मतलब समझो पहले, ये तुमने शायद फिर फिजिक्स की क्लास में गड़बड़ कर दी। यूनिट मींस वन, और ये मैथ से चला आ रहा है। सोचो आज केमिस्ट्री में आ गया। हाँ, यूनिट मींस वन। तो मैं कह रहा हूं सिंगल यूनिट, मतलब एक चीज मान के। अगर हम नेचर को एक चीज माने कि ये जो भी है वो नेचर है, तो पहले नेचर को समझ लो। तुम बस अपनी आंखें खोलो एकदम से, ठीक है ना? जहां भी खड़े हो, जहां भी खड़े हो, पहाड़ पे खड़े हो, जंगल में खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, अपनी आंखें खोल के अपने आसपास चारों तरफ देखो। जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो क्या है? नेचर। तो अब तुमसे कोई बोले कि नेचर को स्टडी कर लो, तो साइंस पढ़ ली तुमने, तो ये मुश्किल हो गया ना भाई, क्योंकि नेचर में तो बहुत चीजें हैं और कोई चीज दूसरे से डिफरेंट भी निकल के आ सकती है। समझ गए?
जैसे पानी को और लकड़ी को एक जैसे कैसे पढ़ लें? समझ पा रहे हो बात को? नेचर का पार्ट है, पानी भी है, लकड़ी भी है, हवा भी है, लेकिन तीनों बहुत ही अलग है, मतलब कोई सिमिलैरिटी दिखी नहीं रही तीनों में। तो कैसे मान ले, कैसे कह दे, मतलब ये तो मान गए हम कि चलो नेचर का पार्ट है, बट इन तीनों को कैसे पढ़े, कैसे समझे? और ऐसे तो तीन की बात की, हर अगली चीज का नाम लो और वो डिफरेंट है, तो ये मुश्किल हो जाएगी ना। तो हमने चीजों को क्लासिफाई किया। अब क्लासिफाई करते वक्त ये गलती मत कर देना कि एक एक इंसान की एक एक क्लास बना दी। जैसे तुम्हारे स्कूल में कितनी क्लासेस होती हैं? एक रेयर एग्जांपल ले जनरल वाला, तो उसमें 12 क्लासेस होती हैं, क्लास फर्स्ट टू क्लास 12। ठीक है, वो छोटी क्लासेस भूल जाओ, 12 क्लासेस होती है। जबकि स्कूल में बच्चे कितने होते हैं? 12 होते हैं क्या? स्कूल में बच्चे हो सकते हैं 1200, ठीक है ना, लेकिन क्लासेस कितनी बनाई हमने? सिर्फ 12। ठीक है, मतलब क्या किया हमने, किस बेसिस पे क्लासेस बनाई? स्कूल वाली क्लासेस का बेसिस भी बताओ। देखो, स्कूल में हमने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोटी छोटी क्लासेस में बांटा। छोटी छोटी मतलब नंबर में छोटी नहीं, बहुत बड़े ग्रुप को कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा। ठीक है, और उन ग्रुप्स का क्या नाम रख दिया? क्लास। ठीक है, कोई क्लास 1, कोई क्लास 2, कोई क्लास 3। ओके, अब इस क्लास 1 में या क्लास 2 में या क्लास 3 में किसी को किस बेसिस पे भेजते हैं? कैसे भेजते हैं कि तुम क्लास 1 में जाओगे, कोई इंसान क्लास 2 में जाएगा? तो जनरली हम काय पे डिसाइड करते हैं? एज पे। किसी इंसान की उम्र डिसाइड कर रही होती है जनरली, समझिए। बहुत सारे और फैक्टर भी, वो पास हुआ है, फेल हुआ है पिछली क्लास में, बहुत सारे। जनरली हम कैसे देखते हैं? एज बेसिस पे, कि इंसान, एक स्टूडेंट किस एज का है, उसके बेसिस पे उसको उस पर्टिकुलर क्लास में रखा जाएगा। तो ऐसा भी मत कर देना कि क्लासिफिकेशन के नाम पे तुमने जितनी चीजें थी उतनी क्लासेस बना दी। जैसे स्कूल में 1000 बच्चे थे तो तुमने 1000 क्लासेस बना दी और फिर सबको एक एक करके पढ़ रहे हो, ये भी मुश्किल हो गया। फिर तुमने साइंस को अलग लेवल पे कॉम्प्लिकेट कर दिया। अभी ये डिफरेंट तरह का कॉम्प्लिकेशन है कि सबको एक मान के नहीं पढ़ सकते, लेकिन 1000 चीजों को 1000 मान के पढ़ना भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा ना, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो हमें क्या करना होता है? एक एग्जाम्पल से समझना कि 1000 चीजें हैं ना, तो हम 5 ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप ऐसा बनाएंगे जिसमें लगभग 200 चीजें जो सिमिलर है वो मिल जाए, एक जैसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम 5 ग्रुप्स बना लेंगे जनरली। फॉर एन एग्जाम्पल, 1000 में 6 भी बन सकते हैं, 8 भी बन सकते हैं, ये तुम्हारी मर्जी है। मान लो हमने 5 ग्रुप्स बनाए। फर्स्ट ग्रुप में जो सिमिलर 200 चीजें हैं उनको रखेंगे। सेकेंड ग्रुप में दूसरी 200 चीजें, बी टाइप, थर्ड सी टाइप, ऐसे टाइप वाइज हम कम ही ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स भी बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। इतना अगर समझ में आ गया तो अब हम समझ गए कि साइंस होती है नेचर की स्टडी, और नेचर होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज। नेचर में, हाँ हाँ हाँ, काफी हद तक ऐसे भी कह सकते हैं। अगर सबको मिक्स करके रखेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। अलग अलग रखेंगे फिर हमारी मर्जी है, जब हमें जिसको मिक्स करना होगा कर लेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, सेपरेट सेपरेट रखेंगे। तो क्लासिफिकेशन चीजों को थोड़ा सिंपल कर देता है, लेकिन क्लासिफिकेशन बहुत ही चतुराई से भी होना चाहिए। तो जैसे हम नेचर को समझे, अब वापस यहाँ आए, नेचर को इकट्ठा रखें, एक चीज माने, तो बहुत ही दिक्कत है। ये समझ में आ गई होगी बात, है ना? हवा, पानी, लकड़ी, ये डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, चलो 3 ग्रुप बना देते हैं। ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं हम कि मान लो 3 ग्रुप बना दे, एक हवा का, एक पानी का, एक लकड़ी का, तो पता चलेगा एक चौथी चीज निकल आएगी। ठीक है, कुछ चौथी एक डिफरेंट चीज निकल के आ सकती है। तो ऐसे केस में हमें बहुत चालाकी से काम करना होगा कि ग्रुप भी बहुत ज्यादा ना बनाने पड़े और कोई चीज छूटे भी ना। दोनों बातें समझना, ग्रुप्स भी ज्यादा ना बनाने पड़े और जितनी चीजें हैं उनमें से कोई बचे भी ना। जैसे स्कूल में 12 क्लासेस जो है, उन 12 क्लासेस में अगर हम स्टूडेंट्स को भेजें तो असेंबली ग्राउंड में एक भी बच्चा नहीं बचेगा। ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि 13th क्लास ही नहीं है। ये बच्चा जो खड़ा है असेंबली ग्राउंड में, ये पक्का क्लास 1 या क्लास 12, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो ये खड़ा रह ही नहीं सकता, मतलब असेंबली ग्राउंड में कोई नहीं बचेगा जैसे ही क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, तो हमें भी यहां पर क्लासिफिकेशन करना था, लेकिन बहुत ही चालाकी से कि कोई बचे भी ना और बहुत सारी क्लासेस भी ना बनानी पड़ जाए। तो इंसान बहुत चालाक है। देखो, इससे पहले अब मैं चैप्टर में ढंग से एंटर करूं, मैं 2 चीजें बताऊं। इंडियन साइंटिस्ट ने भी कोशिश की थी। इंडियन जो लोग थे, इंडियन फिलोसोफर्स जिनको हम कह सकते हैं, साइंटिस्ट तो नहीं थे, ऋषि मुनि जिनको तुम कहते हो सिंपल भाषा में, वो लोग फिलोसोफर्स थे। वो लाइफ के बारे में और लाइफ में जो चीजें काम आती हैं उनके बारे में काफी फिलोसॉफीज देते थे, जिनको आज हम साइंस कहते हैं। फिलोसॉफी और साइंस में डिफरेंस क्या है? फिलोसॉफी का कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं होता। साइंस में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना पड़ता है कि तुम जो कह रहे हो उसको साबित करो। ठीक है, फिलोसॉफी में वो लोग बोल के चले गए।
लेकिन काफी बढ़िया बातें बोल के गए हैं, ठीक है। तो मैं कुछ जनरल वे में तुम्हें स्टार्ट करके बताऊंगा इस चैप्टर से जो रिलेटेड है। इंडियन फिलोसोफर्स ने भी नेचर में जो चीजें हैं उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, और मैं मानता हूं वो भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। और अभी जब हम ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ के एंड करेंगे, जब एंड होगा ये, तब तुम भी मानोगे कि काफी हद तक हम वहीं जा रहे हैं जहां पे इंडियन फिलोसोफर्स पहले कह के गए थे। एंड ऑफ द चैप्टर समझोगे ये। हाँ सागर। और नहीं 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 बेटा, वो फिजिक्स में मत जाओ, वो फिजिक्स वाली कहानी हुई, वो कॉपरनिकस था और वो इंडिया का नहीं था। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी अपन केमिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में जो फिलोसोफर्स रहे, उन्होंने केमिस्ट्री की चीजों को, ठीक है, काय में डिवाइड किया, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो फॉरेन फिलोसोफर, फॉरेन इन द सेंस वेस्टर्न फिलोसोफर, ठीक है ना, जो इंग्लिश में बात करते हैं बेसिकली, उन्होंने किस तरह क्लासिफाई किया पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में बताऊंगा केमिस्ट्री के अंदर कैसे गए। तो पहले साइंस, नेचर को जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से डिवाइड किया है कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि क्या बढ़िया चालाकी दिखाई जा सकती थी, है ना। मतलब हमें लगेगा कुछ तो ज्यादा ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, कुछ 5-10 ऐसे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इतनी बड़ी नेचर को, मतलब सबसे ही बड़ी नेचर मीन्स द बिगेस्ट थिंग यू कैन सी इन द वर्ल्ड, वो नेचर है। नेचर को उन्होंने जब डिवाइड किया तो कितनी शानदार तरीके से डिवाइड किया, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स में। सोचो, मतलब इस दुनिया में तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो या तो ए टाइप का है या बी टाइप का, बस, और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो देखते हैं ये कौन सी 2 टाइप है। देखो, पहला जो इन लोगों ने बोला वो है नेचर का पार्ट जिसे कहा गया एनर्जी, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट जो है, पहले उसका नाम भी देख लो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। दूसरे को बोला उन्होंने मैटर, ठीक है। क्या बोला साइंटिस्ट लोगों ने कि इस दुनिया में, इस नेचर में जो कुछ भी है वो या तो एनर्जी है या फिर मैटर। इसको समझते हैं, ये मार्कर क्या है, मैटर। अच्छा, ये बोर्ड पे कुछ शाइन करा, ये बोर्ड तभी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ जब कुछ ट्यूबलाइट से कुछ आ रहा है, तो वो जो ट्यूबलाइट से कुछ आ रहा है वो क्या है, एनर्जी है। क्लियर। तो अपने घर में भी देख सकते हो, जो ट्यूबलाइट या बल्ब लगा हुआ है उसमें से जो बाहर निकल के आ रहा है वो मैटर नहीं है, वो एनर्जी है। अच्छा, मैं कौन हूं, मैं, गुड वन, वेरी गुड वन, मजा आ गया। एक्चुअल मैं दोनों का कॉम्बिनेशन हूं, एक जिंदा इंसान दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर मर जाए तो डेड बॉडी मैटर। ओके, वेरी गुड वन, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो इंसान को ऐसे नहीं देखना है अपन को, हाँ, वो कॉम्बिनेशन की तरह है यहाँ पर। अच्छा, कुर्सी रखी है मेरे बगल में, ये क्या होगी, कुर्सी। मेरे मुंह से कुछ निकल रहा है और तुम्हारे कानों तक जा रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से, एनर्जी। गॉट इट, है ना। तो अभी मैंने चाय पी थी, गैस जलाया, उसमें कुछ चाय गर्म हो गई थी, तो क्या, हीट एनर्जी, गेटिंग इट। तो देर आर आइदर एनर्जी आइदर मैटर, इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा हमें। एंड जस्ट इमेजिन कितना बढ़िया नजरिया होता था साइंटिस्ट लोगों का, होता है ना। कितने सही तरीके से सोचते हैं कि कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिवाइड करते, कम से कम ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिवाइड कर दिया उन्होंने, है कि नहीं। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो या तो ए टाइप है या बी टाइप है, और अब तो नाम भी पता चल गया, या तो एनर्जी है या फिर मैटर है। तो इस तरह एंजॉय करते हुए पढ़ना भी है ना, ध्यान से चलना है कहानी के अंदर अभी भी। लेकिन मैटर खत्म नहीं हुआ, मैटर के और 2 टाइप निकल आए, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। मैटर इज ऑफ 2 टाइप, जिसको बोलते हैं लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर। हमने दोनों बात कर ली है। असल में अब फिर तुम्हें, मैंने शायद, तुमने फिजिक्स के पहला लेक्चर नहीं अटेंड किया था क्या, या मैंने तुम्हें नहीं। मैं एक चीज और बताता हूँ, पहले ये लिख लें अपन। लिख तो यही है, अब जो आखिरी चीज बतानी है वो और बता दो। देखो, पहले एनर्जी को जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाती है, फिजिक्स। अभी हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा वो क्या था, मैकेनिकल एनर्जी। गॉट इट। तो वो फिजिक्स का ही पार्ट था, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पढ़ी जाती हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी हम फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो पहले ये समझना कि हम नेचर के कितने इंपॉर्टेंट हिस्से पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेचर में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, एनर्जीज की।
सिमिलरली इनकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है। तो हर एक चीज अपनी जगह पे अलग इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंस रखती है वो भी जानना जरूरी है। ना लिविंग को काय में पढ़ते हैं अपन? बायोलॉजी। ओके। एंड नॉन लिविंग को जब हम पढ़ते हैं तो ये कहलाती है केमिस्ट्री। तो आज जो हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे ये बात कर लो ढंग से, क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किसी भी तरह किसी लिविंग चीज की बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में। बहुत क्लियर रहना है इसके बारे में, ठीक है। और हम एनर्जी की भी बात नहीं करेंगे। लेकिन अब ये बात गलत हो गई, ये मतलब समझना क्या कह रहा हूं मैं। कायदे से तो ऐसा ही लग रहा है जो हम देख रहे हैं कि फिजिक्स है तो एनर्जी की बात होगी, बायोलॉजी तो लिविंग चीज होगी, और केमिस्ट्री तो नॉन लिविंग, और है ना, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना है, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन ये बात गलत प्रूफ हो गई आज से ठीक 100 साल पहले। हाँ हाँ वही तो। नहीं तो अभी तो मैं इसमें बता रहा हूं कि जब हम मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम क्लियरली एनर्जी पढ़ रहे हैं, मान लो, तो हमें इसको और इसको बीच में नहीं सोचना है, ऐसा मानेंगे हम, ऐसा हमें लगना चाहिए इस चार्ट को देख के। लेकिन असल में 100 साल पहले तक ये सही नहीं था। जो अभी हम सोच रहे हैं ना वो 100 साल पहले सही था कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जब हम इसकी बात करेंगे तो इन दोनों को भूल जाएंगे, ऐसे समझ गए। लेकिन आज से हाँ वही वही वही। तो अब ये 100 साल पहले तक चलता था, वैलिड थी ये बात। लेकिन 100 साल पहले कुछ हुआ और ये बात गलत हो गई। क्या हुआ 100 साल पहले? 100 साल पहले एक साइंटिस्ट आया, क्या नाम था इस साइंटिस्ट का? ये साइंटिस्ट का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया है? हाँ ठीक है। तो आइंस्टीन ने क्या करा? ऐसा ऐसा क्या कर दिया कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत हो गया? तो आइंस्टीन ने एक सिंपल सी बात बोली और उसको प्रूव कर दिया। देखो बराबर मैंने साइंस, आज की जो दुनिया में साइंस है उसको प्रूव करना पड़ता है। आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया कि एनर्जी और मैटर, ठीक है ना, अब मैटर ही बोल लो, ये तो दो ढाई भूल ही जाओ। उसने एनर्जी और मैटर में बात कर दी कि एनर्जी और मैटर एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। बोले क्या है फिर? मतलब ये अलग अलग नहीं है, अभी तो हम यही देखते हैं अलग है। हाँ लेकिन उसने जो बताया उसने ये कहा कि आप मैटर से एनर्जी निकलेगी, थोड़ा गलत है, मैं ऐसा कहूंगा। अभी ये 1 मिनट रुकना बेटा, ये ऋषि का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ चल सुन सुन, कोई बात नहीं, अब आज की रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी बहुत ज्यादा नहीं बताया मैंने। मेन क्लास कल से शुरू होगी। हाँ हाँ केमिस्ट्री चल रहा है आज, ठीक है। हाँ अभी बहुत ज्यादा नहीं बताया, रिकॉर्डिंग देख लेगा समझ जाएगा उसमें, ठीक है। और अभी आज अभी चल रही है क्लास, है ना। हेलो। 1 मिनट रुको बेटा, आवाज चली गई होगी, है ना शायद। हम बात कर रहे थे एनर्जी और मैटर के बारे में। तो आइंस्टीन ने आज से ठीक 100 साल पहले, ठीक 100 साल पहले 1921, ओके, 1921 में एक बात कह दी। क्या कह दिया? कि एनर्जी और मैटर एक दूसरे से अलग नहीं है। इससे पहले लोगों को लगता था कि एनर्जी एनर्जी है, मैटर मैटर है, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन आइंस्टीन ने क्या बोला कि एनर्जी और मैटर एक दूसरे से अलग नहीं है। इसमें अमन तुम जो कह रहे थे कि मैटर से ही एनर्जी निकलती है, ऐसा नहीं, ये भी गलत है। ये आधा सही है, मतलब गलत नहीं, हाँ। तो पूरा सत्य क्या है पहले इस पे, है ना, आधा सत्य है, लेकिन ये अब पूरे पे बात करते हैं। हाँ ये है असली सच्चाई, और ना केवल मैटर से एनर्जी बनती है। पहले हम बात करें, अमन ने क्या बोला कि मैटर से एनर्जी बनती है, निकलती नहीं। हालांकि निकलती कहा जा सकता है एक सेंस में, बट इट इज स्टिल बनती है। और एनर्जी से मैटर भी बन सकता है, ये है पूरा सत्य। समझे? आधा तो सही है कि मैटर एनर्जी बना सकता है, मैटर से एनर्जी बन सकती है, एंड अपोजिट ऑफ दैट इज ऑल्सो ट्रू। हाँ
क्या? नहीं 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 नहीं, उसमें मटेरियल अलग ही होता है। ग्लास जो है उसके लिए जो मटेरियल चाहिए, बेसिकली रेत वगैरह चाहिए पड़ती है ना? तो बिल्कुल गलत नहीं, हीट एनर्जी तो उसको सपोर्ट कर रही है ग्लास बनने में। हाँ हाँ, बेसिकली सिर्फ एनर्जी एनर्जी से मैटर तैयार हो जाएगा, ठीक है? और मैटर को चेंज करेंगे तो एनर्जी बन जाएगी। इसको मैं इक्वेशन तो बताऊं, ये इक्वेशन तुमने देखी होगी हर जगह, आइंस्टीन की मोस्ट फेमस इक्वेशन है ये, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखिए ना, बस इसी को ही बोलते हैं बेटा एनर्जी मास इक्वेशन। E इज फॉर एनर्जी, एम इज फॉर मास। तो इसका मतलब और बता दो, अब जब तुम आई गए यहां पर, क्या बोला आइंस्टीन ने, ठीक है, कि अगर मैं सिर्फ कहीं 1 ग्राम मैटर को मिटा दूं बस इस दुनिया से, 1 ग्राम मैटर को पूरी तरह मिटा दूं, समझना, इसका बहुत, मिट ही नहीं सकता। हाँ नहीं नहीं, वही वही वही, मिट नहीं सकता, बिल्कुल। ये दुनिया की ऐसी दो चीजें हैं। हाँ, अब अगर कुछ बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट ला रहे हैं तुम लोग, मजा आ गया। दो स्टेटमेंट चलते हैं दुनिया में, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, यही, ये दूसरा स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। हाँ, ये तुमने, नहीं नहीं, सुनो सुनो, यही यही, तुमने एनर्जी पे सुना है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये सुना है सबने 8th में। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में भेजी जा सकती है। जैसे स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी बन जाती है, ओके, ये होते रहता है। लेकिन जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है उतनी ही लाइट एनर्जी हमें मिलती है। अब उन दोनों को कंपेयर करने का तरीका भी तुम लोगों को नहीं पता है कि कंपेयर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल इज अ डिफरेंट थिंग, लाइट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कर लेते हैं कंपेयर। द मेन थिंग इज कि एनर्जी खत्म भी नहीं हो सकती और एनर्जी बन भी नहीं सकती, जितनी है उतनी ही रहती है, ठीक है, और एक रूप से दूसरे रूप में जा सकती है। ये सब तुम भी जानते हो, सब जानते हैं। यही सेम बात मास के बारे में भी कही जाती है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसको तुमने शायद मैटर सुना होगा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास एंड मैटर इज द सेम थिंग, ठीक है ना? क्योंकि एक चीज ऐसे समझोगे, एनर्जी का मास नहीं होता, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमने किसी नेता की बहुत जोर जोर से चिल्ला के भाषण सुने तो शाम को तुम्हारा वजन बढ़ गया, है ना, कि उसने बहुत एनर्जी दे दी तो मेरा वजन बढ़ गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी में वजन होता ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? या एग्जैक्टली, टाइप ऑफ फीलिंग, वेरी गुड। तो मास के बारे में भी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हाँ बोलो ओजस। नहीं 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 नहीं, उसको उसको वॉल्यूम कहते हैं बेटा। मास मतलब किसी चीज का वजन। गलत बोल रहा बेटा, अर्थ का वजन ही देखेंगे, ये सही कर ले आज कंसेप्ट। मास मतलब वजन, मास ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ का वजन ना, वो तो सब, हाँ ओके। नहीं नहीं, तो ओजस इस चीज को क्लियर कर लो, मास मीन्स वजन, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाओ। जगह घेरने का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आपने कितनी जगह घेरी है। तो दूसरी बात जो अपन कर रहे थे, हम आप वापस उस पर आते हैं, मास। हाँ, कौन सी वाली वॉल्यूम है? मोबाइल में वॉल्यूम कब से होती है? अरे वो अरे यार, वॉल्यूम भी तरह तरह की होती है, वो वॉल्यूम साउंड वाली है, ओके। ठीक है ठीक है, नहीं वो ठीक है, इंग्लिश में, देखो, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, इंग्लिश में एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं यार। जैसे एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, ट्रेन, ठीक है, मैं जो तुम्हें कर रहा हूं वो क्या है? ट्रेन कर रहा हूं मैं तुम्हें, है कि नहीं? लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन थोड़ी बना रहा हूं यार, मतलब समझा करो यार, है ना? मेरे घर की जमीन प्लेन है क्या प्लेन? है, PLANE वाली, बिल्कुल वही। मेरे घर की जमीन जो है, नहीं नहीं, मेरे घर की जमीन तो प्लेन है भैया। वो भी कौन सी वाली? PLANE, वही वाली है, सोच। तो क्या बोलती है ये? हाँ, अरे जस्ट बता रहा हूं मैं, तो इंग्लिश में एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हर शब्द के कई मीनिंग है,
ठीक है, ट्रेन प्लेन, सोचो दो शब्दों के अपन ने कितने खतरनाक मीनिंग निकाल दिए। ट्रेन के भी दो ही मीनिंग है और प्लेन के भी दो मीनिंग, और शायद ज्यादा भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट अपन ने अभी के भी दो देख डाले ना, तो ऐसे नहीं देख सकते हर चीज को। चलो, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में क्या है, इससे पहले तक, इस इक्वेशन के आने से पहले तक, क्योंकि ये तो आईसी ने दी है, इसके आने से पहले तक E को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, ये एक भ्रम था दुनिया को। हाँ हाँ हाँ, वो बता रहा हूं, वही 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 समझ रख, वही उसी को तो समझाना है। नेक्स्ट है एम, एनर्जी की समझ में आ गई कि एनर्जी ना तो बन सकती है ना मिट सकती है, ऐसा माना जाता था। मास भी ना तो बन सकता है ना मिट सकता है, ऐसा भी माना जाता था। लेकिन अच्छा याद हो, फिजिक्स के दिन, फिजिक्स वाले टाइम पे मैंने बताया था दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेटेस्ट जो एनर्जी डिस्कवर हुई है, जिसके पे और ज्यादा रिसर्च चल रही है, वो कौन सी एनर्जी है? वो है लाइट एनर्जी। ठीक है ना, सबसे लेटेस्ट जो अभी रिसर्च का विषय है, जिसपे इवन टाइम ट्रेवल डिपेंड करता है। टाइम ट्रेवल जो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, सुनते हैं, वो कहां पे बेस्ड है? वो लाइट पे बेस्ड है। तो ये जो सी है ना बेटा, वो फिजिक्स में क्या डिनोट करता है? स्पीड ऑफ लाइट को इंडिकेट करता है, ये परमानेंट याद कर लो। फिजिक्स में स्मॉल सी, एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, और वही मैं तुम्हें बता रहा था यहां से आगे। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। और स्पीड की किस्मत अच्छी है, तुम्हारी स्पीड शब्द तुम्हें समझ में आता है, ये लाइट की स्पीड है, इसको देखो एक बार, क्या है? 3 लाख तो गलत हो जाएगा, ये है 30 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है? 30 करोड़ मीटर, जिसको कन्वर्ट करोगे तो 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा। समझ गए? हाँ, अब इसमें आगे सुनो अभी, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। ठीक है, हाँ, वो बेटा स्टीफन हॉकिंग कहता रहा हूं, स्टीफन हॉकिंग अभी के आज के जमाने का साइंटिस्ट है, और वो लाइट एनर्जी पे ही काफी काम कर रहा था। ठीक है ना, तो उस पर भी अपन आ रहे हैं। अभी पहले ये देख लो, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये पता है कि सन से लेके अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। इससे समझ लो क्या है ये? 8 मिनट 40 सेकेंड लगते हैं, 520 सेकेंड। तो घर पे बैठ के अंदाजा लगाना कि सन और अर्थ कितना दूर है, क्योंकि एक सेकेंड में लाइट कितना करती है? 3 लाख किलोमीटर। 2 सेकेंड 6 लाख, और वहां से यहां तक लाइट को आने में कितनी देर लग गई? सन से अर्थ तक लाइट को आने में, हाँ, 3 लाख बार, 3 लाख बार, मतलब 520 को 3 से इंटू करना है और लाख भी लगाना है। ठीक है, तो 1560 लाख किलोमीटर। ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 1 अरब 560 करोड़ किलोमीटर, ऐसे ही कुछ नंबर है। तो ये दूरी है अर्थ और सन की। हाँ, लाइट एनर्जी वेव में है बेटा, वो दोनों में है। ये तूने कैसे पूछ लिया यार? ये तो 10th वाला का क्वेश्चन है, पार्टिकल और वेव। अभी वेट कर, उसको 10th में बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, अब ये वो तुम्हारे चैप्टर में नहीं है, तो उसको रिलेवेंट नहीं बना पाऊंगा मैं ना, बुक में होता तो कुछ चीजें बता रहा हूँ। 10th में आएगा लाइट चैप्टर, तब बात करेंगे। अभी इसको देख लो जल्दी से, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ताकि बात खत्म हो जाए अपनी। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में आप सारी चीजें जान रहे हैं। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसका आइंस्टीन ने भी काम किया, और उसने लाइट की ही मदद से ये इक्वेशन तक बना डाली। सोचो आगे देखो इसका मतलब क्या है। तो उसने कहा कि अगर आपके पास 1 ग्राम किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने की व्यवस्था है, किसी तरह बस आप 1 ग्राम डिस्ट्रॉय कर पाओ, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी कुछ एनर्जी। आज जो इक्वेशन है वो पता है क्या है? देखो, अब मैं जो मेन कहानी बताना चाह रहा था, पहले चलता था इसको ना तो बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, इसको बस इसी में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं, ऐसा था ये। एनर्जी से एनर्जी बना सकते हो, सेम मास के साथ था कि मास से मास बनेगा। इसका उदाहरण दे दूं, जैसे जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, C+O2 CO2, इतना तो कम से कम पता है अपन को। तो कार्बन है लकड़ी और ऑक्सीजन है हवा से आती है, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? CO2 बनाते हैं। तो मतलब असल में जो लकड़ी तुम्हारी गायब हो गई ना, लकड़ी, वो असल में गायब नहीं हुई। तुम सोचो कि मेरा 5 किलो वजन खो गया, नहीं, असल में तुमने हवा का 5 किलो वजन बढ़ा दिया।
वो तुम हवा में चला गया इसलिए देख नहीं पा रहे हो, बट वो वही है। ये कार्बन जो तुमने जलाया है ये वेस्ट नहीं हुआ, उतने अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो जितना कार्बन, हाँ, आग लगाने से पहले, हाँ, वो भी तो यही है, तूने खाना खाया था ना, उसमें कार्बन था और सांस ली थी, उसमें ऑक्सीजन थी, दोनों मिल गए और CO2 बन गया, बाहर निकल गई, तेरी भूख फिर से लगने लगती है। तो ये मत सोचना कि तेरा खाना जो है वो मोस्टली पॉटी से ही वेस्ट होता है ना, प्रैक्टिकली बात करूं मैं, CO2 से भी वेस्ट होता है। ठीक है, अभी सीखेंगे इसके बाद। यही तो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की इक्वेशन लिख दी मैंने, मैं लिखने से पहले सोच भी रहा था तुम्हें सिखाऊं कि नहीं उस लेवल पे। यही सीखना है बेटा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अभी आते हैं अपन इस पर वापस। तो बस इतनी सी बात है कि मास से मास बनता है, मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ऐसा भी है केमिस्ट्री में प्रूफ होता है, केमिस्ट्री पूरी यही है। तो बेसिकली पहले चलता था कि ई खत्म नहीं हो सकता और एम भी खत्म नहीं हो सकता, ना बन सकता है, लेकिन ये खुद से खुद में ही कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन आइंस्टीन ने क्या कर दिया पता है, आइंस्टीन ने ये कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ गए, एरो की मदद से समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पहले चलते थे ये वाले एरो कि कन्वर्ट मतलब खत्म तो नहीं हो सकते ना बन सकते, लेकिन एक दूसरे में जा सकते हैं। हाँ, आइंस्टीन ने बोला कि एक दूसरे में भी जा सकते हैं। आइंस्टीन ने कहानी थोड़ी चेंज कर दी और वो इक्वेशन इसी से ही आई। एनर्जी को मैटर, मैं देख, मैं जहां तक इसकी इक्वेशन को पूरी तरह तो अभी तक साइंटिस्ट पर रिसर्च ही कर रहे हैं, ये प्रूफ नहीं कर पाए। मैं जहां तक माना हूं ना, इसका एक एग्जांपल देता हूं एनर्जी से मैटर कहां बनता है। फसल उगते हुए देखी है, फसल फसल उगते हुए देखी, खेती में किसान को, समझ गया समझ गया, वो बीज डालता है 4, है ना, और फसल में पूरे पेड़ निकल आते हैं या पूरे खेत भर जाता है। तो मैटर तो जरा सा डाला था, सारा खेल किसका था, लाइट एनर्जी का, जहां तक मैं मानता हूं, ठीक है ना, और ढेर सारा मास। हाँ, तो बात समझ में आई कि बीज का वजन कितना का था, बीज जो था डाला था तुमने जमीन में, उसका वजन क्या था, और उससे जो पेड़ बना है उसका वजन क्या है, मतलब तुमने मास। हम्म, हाँ, वही 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 लाइट, नहीं, लेकिन यहां पर काफी हद तक लाइट उसमें इन्वॉल्व होती है। देख यही है, यही तो उधर कंफ्यूजन है ना कि एग्जैक्ट कैसे प्रूव करोगे। बट जहां तक कुछ चीजें प्रूव करती हुई नजर आ रही हैं, जैसे पहले ये बता दूं, मास से एनर्जी कहां बनती है, ये भी तो नहीं पूछा तुमने। मास से एनर्जी का जो अच्छा एग्जांपल, कैसे कैसे बताओ। हाँ, नहीं 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 नहीं, यही तो कह रहा हूं, ये गलत है। लकड़ी जलाते टाइम ये इक्वेशन होती है, इसलिए मैंने ये इक्वेशन दिखाई थी। तो इसमें तुम जो सोच रहे हो लकड़ी गायब हो गई, हाँ, वो भी गलत है बेटा ओजस, क्योंकि उसमें तुमने जो अपने हाथ चलाए हैं ना, वो मैकेनिकल एनर्जी खर्च की है। तो सुनो मैं बताता हूं क्या होता है। जो मेन एग्जांपल दिया जाता है मास से एनर्जी बनाने का, वो है बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ठीक है ना। एटम बॉम्ब में ऐसा माना जाता है कि उसमें लगभग लगभग 2-3 ग्राम वजन डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर जो एनर्जी निकलती है, हाँ, पानी से लाइट बना देते हैं वो वहां पर, लेकिन पानी की एनर्जी का ही इस्तेमाल करते हैं बेटा, पानी के वजन का थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। पानी 1% भी गायब नहीं होता इस प्रोसेस में, समझे। पानी की एनर्जी गायब हो जाती है, और ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये नेचर का खेल है बेटा। पहाड़ से जब पानी गिरेगा, अब वो तुम थोड़ी रोक लोगे, वो तो गिरेगा, तो वहां पर उसमें एनर्जी आ जाएगी, छत से तू भी गिरेगा, तेरे में भी एनर्जी आ जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं जो जनरल बता रहा हूं उसको समझो पहले, एनर्जी का मतलब क्या है, ठीक है वही वही वही, सुनो सुनो अभी पहले। तो मेन चीज जो है, मास का जो एग्जांपल देते हैं, मास टू एनर्जी, वो है एटम बॉम्ब। क्योंकि एटम बॉम्ब में जो एनर्जी बनती है, उतनी एनर्जी हमने उसमें स्टोर थोड़ी की थी, फिर कैसे बन गई। एटम बॉम्ब बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, अनकंट्रोल्ड एनर्जी। तो तब जाके प्रूफ होता है कि हाँ,
फाइनल इक्वेशन और देख ले सॉल्व करके, है ना, फिर 10th की क्लास शुरू करूं। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर में एक एटम बॉम्ब के टाइम पे अगर हम मान लो जस्ट 1 ग्राम मास को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो देख रहे हैं। तो मास कितना माना है हमने, सिर्फ 1 ग्राम, तो उसको 1 लिख लो, इंटू C कितना होता है 3 × 10⁸ और इसका स्क्वायर, इमेजिन इस नंबर का स्क्वायर करना है, 3 लाख किलोमीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा था उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने में क्या मिलता है, 1 तो गया, 1 तो किसी भी नंबर से इंटू करो वही आंसर आएगा। तो मेन आंसर क्या है, 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻16 जूल, इतनी एनर्जी। और इसको अगर मैं लिख के बताऊं तो इतने जूल क्या है, ये 9000000000000 लिखते ही चले जाओ, इतने, दिस मच अमाउंट ऑफ जूल ये प्रोड्यूस करता है। इसको मैं लगभग अंदाजे से बताऊं कि ये कितना ज्यादा है, ठीक है। हाँ ना बेटा, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, जूल इज फॉर एनर्जी, ठीक है। तो इतने जूल, अब इतना जूल तुम लोग कैसे लग रहा होगी ये कितना ज्यादा है, तो जस्ट एक हिंट दे दूं कि बस 900 जूल अगर तुम्हारे पास हो, 900 जूल, तो इसमें तुम कूलर चला सकते हो 1 घंटे। इससे अंदाजा लगा लो कि ये कितनी ज्यादा एनर्जी है, ठीक है ना। तो इतनी सारी एनर्जी बन सकती है सिर्फ और सिर्फ काय से, 1 ग्राम मास को डिस्ट्रॉय कर देने से। अगर किसी तरह हम 1 ग्राम मास को डिस्ट्रॉय कर पाए तो वहां पर ये हो जाएगा, ठीक है ना, इतनी एनर्जी वहां पर। और ये सेम केस, अभी हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते बस सही से, हाँ अभी मास को डिस्ट्रॉय कर पाना उतना सही से पॉसिबल है नहीं इंसानों के लिए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, स्पीड की वजह से, स्पीड की वजह से। अरे यार ओजस कितनी सिंपल सी बात पूछ रहा है, देख इधर अब समझना, ये अर्थ है जैसे यार ये स्पेस है, यहां मान लीजिए स्पेस आ जाता है ना यहाँ पे, तो यहां से अगर कोई चीज गिरेगी तो पहले अंदाजा लगा ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा बड़ी, ये ठीक है ना। अब सुन मेरी बात, अब अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी पर, वो एक्सेलरेशन सीख गया ना तू, ये अर्थ का एक्सेलरेशन है। अब अंदाजा लगा कि यहां से यहां तक गिरने में सुई को कितने सेकेंड लगेंगे, कितने, पहले नहीं वो क्या, हाँ डिस्टेंस खुद ही सोच लेना, अंदाजा तो लगा सकता है कितनी डिस्टेंस होती है, तो समझ पा रहा है। और मैं घंटे नहीं पूछ रहा हूं, मैं सेकेंड पूछ रहा हूं, ठीक है। मान ले चल अब सुन मेरी बात, हाँ अब मान ले 1 करोड़ सेकेंड लग गए, चल 1 करोड़ छोड़, 1 लाख सेकेंड तो लग सकते हैं ना, सेकेंड 1 लाख सेकेंड। तो सोच इस सुई की यहां पर टकराते समय स्पीड कितनी हुई होगी, 10 लाख मीटर पर सेकेंड। हाँ वो तो ठीक है, वो सब मान ले, एक्सेप्ट कर दे, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, तो उसकी स्पीड पता है यहां कितनी हुई होगी, 10 लाख मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, जो सुई 0 की स्पीड से भी छोड़ोगे ना, वो 1 सेकेंड में 10, 2 सेकेंड में 20, फिर 30, ऐसे ही 1 लाख सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 10 लाख। आया, तो जब टकराएगी तो उसकी स्पीड होगी 10 लाख मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड समझ में आ रही है, कोई 1 सेकेंड में 10 लाख मीटर चल रहा है, ये किसी से टकराएगा तो क्या होगा उसके साथ, आगे समझ में। हाँ ये लाइट की तो अपन बराबर नहीं कर सकते, इसकी 30 लाख किलोमीटर, ठीक है, सॉरी नॉट 30 लाख, 3 लाख 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख, तब भी बहुत अंतर है ना। ये अभी सिर्फ 10 लाख और मीटर है ये, ठीक है। अगर इसको कन्वर्ट करो तो 1000 किलोमीटर पर सेकेंड इतनी है, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये बहुत होती है, समझ रहे हो, कोई 1 सेकेंड में 1000 किलोमीटर चल रहा है। तो इसीलिए अगर स्पेस से, तो इसीलिए वही तो कह रहा हूं, तो अब समझ में आ रहा है ना कि सुई भी गिरेगी इस स्पीड पे, तो धमाका छोड़ो, मतलब समझ गए क्या ही हो सकता है, ठीक है। चलो तो अब क्लास एंड कर रहा हूं मैं, कल अपन कहां जाएंगे, इधर, ये इसको देख सोच लेना, मतलब दिमाग में प्रिपेयर हो क्या ना, क्या हम नॉन लिविंग मैटर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कल से, ओके।
बाय।